हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसेस एंड सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सॉल्युबिलिटी होती क्या है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। मतलब ये हमें ये बताती है कि कोई भी सब्सटेंस किसी एक मैक्सिमम अमाउंट जो है उसका कितना डिज़ोल्व है किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। जैसे कि एग्जांपल कीजिए, हम 10 ग्राम शुगर ले रहे हैं और उसको 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो सोलिबिलिटी ये बताएगी कि 10 ग्राम में से जो भी हमारा सब्सटेंस था, जो भी शुगर थी, वो कितनी डिज़ोल्व हो गई है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। यानी कि सॉल्युबिलिटी सिंपल मीनिंग ये है कि कितना अमाउंट डिज़ोल्व हुआ है उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब जो सॉल्युबिलिटी जो है सब्सटेंस की, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो देखिए हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी जो है सॉलिड की लिक्विड में। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, इसमें सबसे पहले जो मेन पॉइंट आता है वो है डिसॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन अ सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट द सोल्यूट dissolved because its particle go into the liquid and its concentration in the solution increases. This process is known as a dissolution. इसमें क्या होता है, जो आपके सोल्यूट पार्टिकल होते हैं उनको हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं। ठीक है, और जो सोल्यूट पार्टिकल जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन। ठीक है, जब आपके पार्टिकल्स जो सोल्यूट जो है, जो भी सोल्यूट है, सॉलिड वट एवर, लेकिन हम यहाँ पे सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सोल्यूट ऑब्वियसली सॉलिड ही होगा। तो जब भी आप सॉलिड सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो वो जब उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, या फिर प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जो आपके सोल्यूट पार्टिकल जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर जाके वो क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। ठीक है, यानी कि कोलाइड करते रहते हैं। तो ऐसे क्या होता है, वो ऐसे उसके प्रेसिपिटेट से बन जाते हैं। ऐसे टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो आपका सॉल्यूशन में जब आप सॉल्यूट ऐड करते हो तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और प्रेशर पे जो आपका सॉल्यूट जो होता है सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो पाता। ठीक है, तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके अपोजिट होगा बिल्कुल अनसैचुरेटेड। इसमें क्या होगा, जब आपका सॉल्यूट और ऐड हो पाएगा सॉल्यूशन में, उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब आपका और ज़्यादा सॉल्यूट ना ऐड किया जाए सॉल्यूशन में, उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐड इन द सेंस कि और ज़्यादा डिज़ोल्व ना हो पाए, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके अपोजिट एकदम अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट इसमें क्या शो हो रहा है कि यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम रीच हो गया है सोल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच। ठीक है, जब आपका सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो उसको हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। ठीक है, और जब ना डिज़ोल्व हो पा रहा हो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक इक्विलिब्रियम सा रीच हो जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब जो आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में भी कन्वर्ट हो पा रहे हो। ठीक है, और थोड़ी देर बाद वो वापस अपने बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे यही तो होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल हो रेट ऑफ बैकवर्ड के। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जा रहे हैं और थोड़ी देर उसी टाइम वो वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हाँ, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है।
अब देखिए जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है इसमें आगे एक बात कही गई है कि इन सैचुरेटेड सोल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ए सोल्यूशन विल रिमेन सेम अंडर कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन में देखा जाता है, और इसमें क्या होता है जो सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन जो होगी सोल्यूट सॉल्यूशन में वो क्या रहेगी, सेम रहेगी उस टेम्परेचर और प्रेशर पे। हाँ ये हो सकता है कि अगर जो आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे तो सोल्यूट और ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर और प्रेशर पे इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, और ये आगे एक जनरल सी डेफिनेशन लिखी है, therefore solubility of a solid is defined as the amount of solid dissolved in 100 ग्राम of solvent at a temperature to form a saturated solution। ठीक है, तो ये एक अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये एक मतलब एक स्पेसिफाइड डेफिनेशन है। ठीक है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। जो सॉलिबिलिटी जो है सॉलिड की वो ये बताती है कि कितना अमाउंट जो है सॉलिड का डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, एंड आगे क्या बता रहा है, सो ड्यू टू मैक्सिमम सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सो एट दिस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज हायर वैल्यू इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा उस समय क्या होगा, जो आपके सोल्यूट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, उतनी ही बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उस टाइम पे, कब, जब आपका सोल्यूट डिज़ोल्व हो गया होगा किसमें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अब देखिए हमने सॉल्युबिलिटी को अच्छे से समझ लिया है कि सॉल्युबिलिटी क्या है, कि वो एक ये बताती है कि कितना अमाउंट जो है वो आपका सोल्यूट डिज़ोल्व होगा सॉल्वेंट में, ये है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब ये देखिए कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, फिर है टेम्परेचर, फिर है प्रेशर। ठीक है, टर्न बाय टर्न इनको समझते हैं। देखिए सबसे पहला है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। इसमें क्या होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट की सिमिलर होंगी तो आपका सॉलिड जो होगा डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट के। अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सिमिलर नहीं हुई तो वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बात चलती है लाइक डिज़ोल्व लाइक की। ठीक है, मतलब जो आपका पोलर सब पोलर सॉल्वेंट या फिर पोलर सॉलिड वट जो भी है वो डिज़ोल्व होगा पोलर किसी दूसरे सब सॉल्वेंट में। जैसे कि इफ़ अगर जो आपका सोल्यूट भी पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो वो दोनों डिज़ोल्व हो जाएंगे। अगर दोनों में से कोई एक नॉन पोलर होगा तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, और पोलर पोलर जानने का तरीका ये होता है कि जो भी वही आपका कंपाउंड है, जो भी सोल्यूट होगा वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज अगर जो आपको दिख रहा है तो वो पोलर है। अब भी नहीं अगर जो पता चल पा रहा है तो देखिए जो भी कोई आपका सोल्यूट होगा, लेट से वो दो चीज दो एलिमेंट से मिलके बना है। ठीक है, तो उसमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, ऐसे टाइप के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, और नॉन पोलर जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, सेम हो। तो पोलर कौन से सब्सटेंस है जहाँ पे दो एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो, और नॉन पोलर ऐसे होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नियरली सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखिए नॉन पोलर जैसे बेंजीन और ये ईथर। ठीक है, ये सब के सब क्या एन पी यानी नॉन पोलर है, तो ये भी किस में डिजोल्व होंगे, CCl4। ये भी क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन। ये सोल्यूबल नहीं है वाटर में, क्यों, क्योंकि नेप्थलीन और एंथ्रासीन क्या है, नॉन पोलर हैं, और वाटर क्या है आपका पोलर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा ये H2O, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें ऐसे और ऐसे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जनरेट हो रहे हैं, तो ये वाटर क्या हो गया आपका पोलर मॉलिक्यूल। और वहीं आप नेप्थलीन देखो तो नेप्थलीन कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, मतलब होता क्या है, कार्बन हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन में कुछ खास
इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पोलर नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो ये इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। सिमिलरली नेप्थलीन और एंथ्रेसिल ये डिसॉल्व हो जाएंगे बेंजीन में, ठीक है। बट अगर जो आप नेप्थलीन और एंथ्रेसिन को सपोज करो NaCl में डिसॉल्व करेंगे तो उसमें ये नहीं हो पाएंगे, क्योंकि NaCl जो है प्योर आयनिक कंपाउंड है। ओके, तो सबसे पहला मेथड हमने समझ लिया कि सॉल्युबिलिटी को क्या इफ़ेक्ट करता है, कि आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होने चाहिए, या तो पोलर हो या तो नॉन पोलर हो। और पोलर और नॉन पोलर जानने का मैंने तरीका आपको बता ही दिया है। पोलर में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो वो पोलर मॉलिक्यूल होगा, अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नियरली सेम है तो वो नॉन पोलर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इफ़ेक्ट देखते हैं टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी को कैसे इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। देखिए इसमें जो है 3 ट्रेंड्स जो हैं वो हमें एब्जॉर्व होते हैं, ठीक है। तो टर्न बाय टर्न हम इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए इस ऐसे टाइप में क्या होगा, फर्स्ट जो ट्रेंड हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो भी आपका सोल्यूट होगा, अगर जब आप उसको सॉल्वेंट में डालेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज। जैसे कि NaCl, KCl, NH4Cl और NaCl, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखिए जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है, इनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। आप इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी यहाँ थी, ठीक है, यहाँ कहीं, और इस पॉइंट में देखिए सॉल्युबिलिटी अब कहाँ होगी, यहाँ कहीं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो एग्जांपल जो है ये, अब देखिए ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते जा रहे हो तो वो प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है, ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, अगर सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ रही है, ठीक है। विदाउट एनर्जी वो नहीं हो पा रहे हैं डिसॉल्व, ठीक है। तो यही इसमें आगे लिखा हुआ है कि सिंस दीज सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट, वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे और सॉल्यूशन बना देंगे। देयरफॉर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन आपका कहाँ जाएगा, आगे को जाएगा, ठीक है। इसको समझिएगा, देखिए अभी जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, रिएक्टेंट की साइड, अब मतलब अभी रिएक्ट नहीं किया, ठीक है, आप उनको हीट दे ही जा रहे हो। अब देखिए रिएक्टेंट की साइड, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब रिएक्टेंट की साइड इंक्रीज़ हो रही है, प्रोडक्ट की साइड हीट क्या होगी, कम, ठीक है। तो ली शटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हीट को बैलेंस आउट करने के लिए आपका रिएक्शन किस तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड एंडोथर्मिक, आप हीट रिएक्टेंट की तरफ प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में हीट कम है, सो दैट वो हीट को बैलेंस आउट करने के लिए रिएक्शन कहाँ को चला जाएगा, आगे चला जाएगा, ठीक है। यही है ली शटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे भी सॉलिड सब्सटेंस होंगे जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, जैसे कि एग्जांपल है लिथियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट एंड सम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिस डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ऐसा क्या हो गया, एक्सोथर्मिक होंगे। अब देखिए आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट विदाउट हीट ही वो रिएक्ट कर जा रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट साइड में हीट एब्जॉर्ब इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब वो खुद आपस में रिएक्ट कर जा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब वो खुद काम कर रहे हैं, और खुद काम कर रहे हैं, अब एनर्जी तो रिलीज़ होगी ही, ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ खुद काम करती है तो एनर्जी हमेशा रिलीज़ होती है। अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं और काम करने से क्या हो रही है, सोल्यूशन बना रहे हैं,
और सॉल्यूशन बन रहा है तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट साइड एनर्जी की हो रही है रिलीज़, ठीक है। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर जो आपकी प्रोडक्ट साइड एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए आपका रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, बैकवर्ड। और अगर आपका रिएक्शन हीट को बैलेंस आउट करने के लिए बैकवर्ड की तरफ गया तो आपकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब आप इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि हाँ हीट यहाँ पे ज़्यादा होगी तो ये वापस क्यों किया, अरे क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हीट कम थी वो, तो जब इन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया और प्रोडक्ट में बन गए, जैसे यानी कि सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गए। तो जैसे सॉल्यूशन बना तब हीट रिलीज़ होने लगी और एक्सोथर्मिक हो गया, मतलब वहाँ पे एनर्जी क्या हो गई ज़्यादा, यानी कि प्रोडक्ट साइड एनर्जी क्या हो गई ज़्यादा। इफ़ इन केस अगर जो आप अब इसको हीट करने लगे जो ऑलरेडी सॉल्यूशन बना चुके हैं, तो देखिए प्रोडक्ट साइड में तो हीट पहले से ही ज़्यादा है और आप और हीट इंक्रीज़ कर रहे हो, यानी कि प्रोडक्ट साइड में अब आप और हीट इंक्रीज़ कर रहे हो तो उसको मजबूरन ही बैकवर्ड जाना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम हीट क्या थी, कम थी, ठीक है। तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए ये क्या चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कब, जब आप टेम्परेचर राइज कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है कुछ इरेगुलर बिहेवियर शो करती है जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जैसे कि Na2SO4, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप जैसे यहाँ पे ग्राफ में शो किया गया है कि यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है किस फिक्स पॉइंट पे और बाद में क्या हो जा रही है, डिक्रीज़ हो जा रही है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, सर्टेन टेम्परेचर पे जैसे जैसे आप इंक्रीज़ कर रहे हो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, बट जैसे ही आप थोड़ी देर बाद टेम्परेचर और इंक्रीज़ किया, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन आप जब इस पॉइंट से आगे जा रहे हो तो ये कर्व नीचे को आ रही, मीन्स सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो Na2SO4 जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे आगे क्या बोला है कि सॉल्युबिलिटी कर्व इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूस। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है कि Na2SO4 में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ की होती है, सबसे पहले ये बात है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करने से जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन 32.8 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, उससे ऊपर जब हम हीट करेंगे तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ली शटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड की तरफ। यहाँ पे ली शटलियर प्रिंसिपल एंड एक्सोथर्मिक जो है आपके की पॉइंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही नंबर मिलेंगे। अगर जिसके अलावा अगर जो आपने आलतू फालतू बकवास किया होगा तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है सोलिबिलिटी कर्व इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस बट डिसकॉन्टीन्यूस कर्व इज़ ब्रेक। मतलब ये है कि सोलिबिलिटी कर्व कॉन्टीन्यूस भी नहीं है और डिसकॉन्टीन्यूस भी नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है फिर बाद में धीरे 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 डिक्रीज़ होती चली जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द ब्रेक इन द सोलिबिलिटी कर्व इज़ नॉट एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो देखिए जैसे कि इस एग्जांपल से समझे तो 32.8 डिग्री सेल्सियस जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। जैसे ये भी बता रहा है सोडियम सल्फेट शो शार्प ब्रेक एट दिस टेम्परेचर ड्यू टू चेंज इन वन सॉलिड इनटू अदर सॉलिड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या है एक्चुअली जो सोडियम सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में है, जैसे ही हमने इसको 32.8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट किया ये किस में आ गया, एनहाइड्रस फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अगर जब आप इसको और हीट करेंगे क्योंकि अब ये यहाँ पे ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है और यहाँ पे हीट ज़्यादा है, अगर जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो ये चला जाएगा बैकवर्ड की तरफ। फिर सिमिलरली जैसे Na2SO4 डिसकंटिन्यूस शो कर रहा था बिल्कुल वैसे ही FeSO4.7H2O भी इसी की तरह शो करेगा, ठीक है। इसकी कर्व भी 61.8 डिग्री सेल्सियस पे ब्रेक होएगी, यानी कि वापस वो नीचे गिरने शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो आयरन सल्फेट जो है ये भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ क्यों होती है, क्योंकि 61.8 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर जो हम उसको हीट करेंगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा और
हीट को बैलेंस आउट करने के लिए रिएक्शन वापस चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द ली शैटलियर प्रिंसिपल। नेक्स्ट है द कर्व फॉर कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रस फॉर्म शो टू ब्रेक कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए दो ब्रेक कैसे, सबसे पहले देखिए ये 2H2O एलिमिनेट होगा तो 4H2O, ठीक है, फिर बाद में क्या होगा ये 2H2O में, ठीक है। इसीलिए क्या है, एक कप आपको यहाँ पे मिलेगी जब इस फॉर्म में डिसोशिएट होगा और एक कप आपको यहाँ मिलेगी जब इस फॉर्म में डिसोशिएट होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि कैल्शियम क्लोराइड जो क्यों टू ब्रेक शो करता है, ठीक है, कर्व में। तो एक तो ये इस पहले जब ये यहाँ से जाएगा इसमें, ठीक है, जब 2 एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे, जब यहाँ से ये यहाँ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होंगे, 2 ब्रेक्स हमको देखने को मिलेंगे। पहले यहाँ से यहाँ पे जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एलिमिनेट होंगे, दूसरा यहाँ पे जब 4 में से 2 और मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी आपका सॉलिड सब्सटेंस आपका लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो जनरली उसको दो फैक्टर ही अफेक्ट करते हैं, एक तो है टेम्परेचर और एक है सॉल्वेंट। प्रेशर का कुछ खास इफेक्ट होता नहीं है, क्योंकि अगर जब आप सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो प्रेशर लगाने से वो ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, आप प्रेशर से नहीं उसको डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी of a solid in liquid is very small because solid and liquid are highly incompressible, practically remain unaffected by change in pressure, ठीक है। गैस में क्या होता है, अगर जब आप प्रेशर लगा दो तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन लिक्विड और सॉलिड में जो अगर आप प्रेशर लगाओगे तो वो इनकम्प्रेसिबल है, वो कंप्रेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर जब सॉलिड को या फिर लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हो, दोनों के दोनों इनकम्प्रेसिबल हैं, ठीक है, प्रेशर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। अगर आपको ये इस वीडियो में अच्छे से समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।